तो जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। और फिर से जैसा कि नए नए इनिशिएटिव्स लेने का तो हमने एक तरह से एक इनिशिएटिव ही ले रखा है कि हम ही शुरू करेंगे नई चीज़ें। तो लेट्स बी द फर्स्ट पर्सन जो कि कहीं ना कहीं दैट्स मी। ठीक है कि आपके सामने कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस किया जाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब पॉइंट ये है कि मैम जुलाई तो गया, आने वाला है अगस्त और सितंबर में आने वाला है एनडीए का मेन एग्जामिनेशन, दैट इज एनडीए 2 2023, राइट। एंड द पॉइंट इज कि एम आई प्रिपेयर्ड फॉर द सेम थिंग और नॉट। तो इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मैं 30 यानी फाइनल 30 डेज की स्ट्रैटेजी क्या रखने वाली हूं या क्या रखने वाला हूँ। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली एग्जाम्स एंड ईच एंड एवरी अटेम्प्ट काउंट अ लॉट। तो पहली चीज तो ये कि 30 डेज को 30 डेज ना मान के चलो, इसमें +5 या -5 करके चला करो। ठीक है, इसीलिए हम आज ये वीडियो बना के जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप इसको एग्जीक्यूशन में ला सको। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आते हैं अपनी 30 डेज की स्ट्रैटेजी पे और देखते हैं कि क्या है आपके लिए इसमें स्पेशल। ओके, so before saying something and before telling you anything, let me start with a very beautiful quote which is very closer to my heart, right? और हो सकता है कि आपको भी उतना ही मोटिवेटेड फील करे क्योंकि हम भी डिफेंस एस्पिरेंट्स रहे हैं। हमें पता है कि एग्जाम क्लियर करना कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्लियर भी तभी कर पाते थे जब हम एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे। तो सेम आपके लिए भी पॉइंट है कि जब तक आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तब तक आप उसको क्लियर नहीं कर सकते हो। तो पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या है क्लियर करने के लिए। तो पहली कोटेशन जो बहुत प्यारी है, don't say you don't have enough time. You have exactly the same amount of hours per day that were given to Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci and Albert Einstein. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी उतना ही टाइम है जितना कि हर किसी उस इंसान के पास था जो ग्रेट लीडर बना। तो द पॉइंट इज कि डू वी नो हाउ टू मैनेज आवर टाइम, एंड दैट इज द पॉइंट जहां पिक्चर क्रिएट होती है या पिक्चर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है ना। तो बिना आपके लिए किसी प्रॉब्लम को अराइज करे हम ये कहना चाहते हैं यू कैन डू दिस टू, राइट। यू कैन बी द सेम पर्सन जो उसी 24 आवर्स को जिसमें वो खेलता था, कूदता था, बैठता था, इधर उधर जाता था, थोड़ा सा 1 महीने कन्फाइंड होकर अपने आप को फोकस्ड स्टडीज के लिए टाइम दे पाएगा। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं कि आपके लिए हम क्या लेके आए हैं जिससे कि आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी इजी और कन्वीनियंट हो जाएगी। तो दिस इज द ऑफिशियल पेज फ्रॉम द नोटिफिकेशन ऑफ एनडीए, राइट। तो इसमें हमें जो चीज बताई गई है वो वही है जो आप सब जानते हैं, आप सबने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, जो कि हर कोई बताता है। तो इसमें नया क्या है? नया बस इतना है कि ये जो आपको मिल रहा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मिल रहा है, जो कि कहीं पे भी कोई कंटेंट आपका ऑथेंटिकेशन पे क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक, तो स्कीम में आपको सबको पता है कि मैथमेटिक्स आपकी कितने मार्क्स की होती है, 300 मार्क्स की होती है, एंड जीएटी आपकी कितने मार्क्स की होती है, इट इज अकाउंटिंग फॉर 600 मार्क्स। ओके, एंड उसी में से कहेंगे कि मैम अब जीएटी में आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है 2 सेक्शन जो आपको देखना होता है, एक होता है इंग्लिश और एक होता है साइंस। लास्ट 50 क्वेश्चन, दैट इज 150 क्वेश्चन में 50 इंग्लिश और 50 साइंस एश्योर्ड है कि 50 क्वेश्चन आने ही आने हैं। उसमें कोई भी फ्लक्स नहीं है कि इसमें क्वेश्चंस कम आएंगे और इस सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ठीक है, 50 कंफाइंड है इंग्लिश के लिए, और अगर हमारा पर्टिकुलर जीएटी का देखा जाए तो वेटेज ज्यादा है 600 और मैथ्स का 300। तो मैथ्स क्या इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट, बट बिकॉज विदाउट इट योर जीएटी कॉपीज वोंट बी चेक्ड। तो इसका कट ऑफ आपको मिनिमम पार करना पड़ता है। तो विदाउट डिस्टर्बिंग मैथमेटिक्स लेट्स कम टू इंग्लिश कि 600 में हम कैसे उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करें। अब 600 में आपका मिनिमम स्कोर 300 या 350 नहीं होना चाहिए, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 450 से 500 के बीच में स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इंग्लिश में हमें पढ़ना क्या क्या है। आप कहीं भी सुनेंगे, कहीं भी बोला जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो जो चीजें आती हैं वही आपका इंग्लिश का सिलेबस है, बट लेट मी क्लियर द मिथ, ऐसा नहीं है। हमारा जो मेन सिलेबस है उसमें जो उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया उसमें कहीं नहीं लिखा है कि सिनोनिम आएगा, एंटोनिम आएगा, इडियम्स आएंगे, फ्रेजेस आएंगे। वो जिस चीज को डिफाइन करते हैं वो सिंपली ये कहते हैं कि क्या आपको अंडरस्टैंडिंग है कि इंग्लिश किस तरह से पढ़ी जाती है, किस तरह से समझी जाती है, उसके वर्ड्स को कैसे यूज करना है, कहाँ पे क्या फिट बैठेगा, रीडिंग में क्या चीज किसके साथ नहीं सही जाएगी, क्या आपको इसकी समझ है कि नहीं। And the same thing I'm going to read. This is from the official notification of UPSC NDA 2 2023. ठीक है, the question paper in English will be designed to test the candidates' understanding of English and workmen like the use of the words. ठीक है, which is from synonyms और antonyms के थ्रू आपसे वो पूछते हैं।
The syllabus covers various aspects like grammar and usage, vocabulary, comprehension and cohesion in extended text to test the candidate's proficiency in English. तो जो ये कहता है कि कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी भी नहीं सुननी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन भी इंपॉर्टेंट है. जो ये कहता है कि वोकैबुलरी ही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है, वोकैबुलरी के साथ और भी चीजें हैं, वोकैबुलरी भी इंपॉर्टेंट है. थर्ड चीज जो उन्होंने बोली है, वो बोला है वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स. वर्कमैन मीन्स जो डेली लाइफ में हायर ऑफिशियल प्लेसेस पे यूज होते हैं, उन वर्ड्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए. ठीक है. एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन इज ग्रामर, और जिससे आपका स्पॉटिंग एरर आ जाता है, फिलअप्स आ जाता है. आप समझ पा रहे हैं इस पर्टिकुलर कंटेंट की कितनी वैल्यू है, बिकॉज दिस इज द ऑफिशियल सिलेबस डिक्लेयर्ड बाय यूपीएससी. उसने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि नहीं नहीं यही टॉपिक्स आएंगे. तो इस मिथ को क्लियर करते हुए कि ऑफिशियल सिलेबस में कहीं भी डिफाइंड नहीं है कि सिर्फ यही आएगा, वो उन्होंने एक बेसिक दे दिया कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए. फिर चाहे वो फ्रेजल वर्ब दे दें, चाहे वो फिलअप्स दे दें, चाहे वो एंटोनिम दे दें, चाहे वो सिनोनिम दे दें, यू शुड बी एबल टू डू दैट पर्टिकुलर सेक्शन, राइट. तो चलिए, आज पहली बार ऑफिशियली आई थिंक फर्स्ट चैनल है जो आपको इस तरह से ये बता रहा है. पहले क्या होता है, नॉर्मली लोग अपने बेसिस पे चीजें दिखा देते हैं, बट हम चीजें ऑथेंटिकेटेड रखना चाहते हैं. नाउ सी द सेक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एनडीए एग्जाम 2023 पे जैसे हम जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग स्कीम बहुत अकाउंट प्ले करती है. क्यों? क्योंकि देखिए, एक पेपर पहले होता था तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो हर कोई गेस वर्क के लिए जा सकता था. बट अब ऐसा नहीं है. यू कैन नॉट गो फॉर रैंडम गेस वर्क, क्योंकि वो ही ऐसी चीज होती है रैंडम गेस वर्क जो कि कहीं ना कहीं आपके वेटेज को मार्क्स के कम कर देता है. तो वेरी अवेयर ऑफ दिस कि ये चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. अब देखिए, मैथमेटिक में तो आपका बेसिक है जो भी है कि 2.5 का पर क्वेश्चन अकाउंट करता है, और गलत होने पे 0.83 कट होता है ना. लेकिन इंग्लिश में उस चीज को कैसे देखेंगे, क्योंकि जीएटी का पार्ट ही इंग्लिश है. तो इंग्लिश में एक क्वेश्चन अकाउंट्स फॉर 4 मार्क्स एंड यू आर गोइंग टू गेट डिडक्टेड ऑफ 1.33 मार्क्स ऑन अ रॉन्ग क्वेश्चन. इसका मतलब बहुत ही सिंसियरली पेपर करना है कि गलत कम से कम हो और सही ज्यादा से ज्यादा हो, और वो बिना प्रैक्टिस के कोई भी नहीं कर सकता. neither you sitting on that side of the phone और neither I am who is available over here कि आपको डिस्क्राइब करने के लिए, वो भी नहीं. जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम नहीं उस चीज को एक्यूरेसी से समझ सकते कि कितने क्वेश्चंस हमें करने हैं और कितने हमें गेस करने हैं. ठीक है, चलो अब आते हैं कि हमारा ये चीज ना बिगड़े, इसके लिए और क्लियरिटी आपके सामने है कि मार्किंग स्कीम किस बेसिस पे काम करती है. तो सिंपली देखिए कि मार्किंग स्कीम जो है, जब हम आते हैं तो जनरल अगर सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1.33. ठीक है. इनकरेक्ट आंसर्स पे है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन आपने सही किया और एक दूसरा क्वेश्चन गलत कर दिया तो उस पर आपके 1.33 कट भी रहे हैं. तो 4 मिल रहे हैं उसको मत गिनो, जो 1.3 कट रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है. ठीक. नाउ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, 50, और नंबर कितने हो गए टोटल, 200. तो यानी सिंपल से सोचिए, अगर आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स को अकाउंट कर रहा है, तो आपके 200 मार्क्स तो यहीं से बन गए. ठीक है. तो 200 तो आपके आराम से फेच हो सकते हैं सिर्फ इंग्लिश से, जो कि कंफर्म्ड है कि 50 क्वेश्चंस की इंग्लिश आनी ही आनी है, और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा. ठीक. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. जैसे हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, आपके सामने स्क्रीन आप इजीली देख पा रहे होंगे कि किस तरह से वेरिएशन देखने को मिलती है. ठीक है. जैसे ही आप देखोगे, देखिए एनडीए 1 2022 में कितना मार्क्स कट ऑफ गया था, 360 अप्रॉक्स कट ऑफ गया. ठीक है. और टोटल कितना फाइनल कट ऑफ गया, 720, यानी कंप्लीट, यानी टोटल इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट. हमें क्या ध्यान देना है इस पे, क्योंकि अभी हम पहले रिटर्न देने जा रहे हैं. ठीक. तो रिटर्न में जैसे ही आप देखोगे कि यहाँ पे डिक्रीज आया है, पहले क्या होते थे, कट ऑफ कम जाती थी, अब ज्यादा जाती है. तो लास्ट कट ऑफ जो गई है एनडीए 1 2022 की, वो 360 गई है. अगर वो 360 गई है तो मैं नहीं चाहती, या कोई भी नहीं चाहेगा कि हम 360 मान के चले. आई एम सेइंग यू टू स्कोर एटलीस्ट 450 प्लस एंड 550 के बीच में आप अपना टारगेट लेके चलिए. और अगर 450 और 550 लेके चलना है, क्या बुरा होगा अगर हम 200 इंग्लिश से ही स्कोर कर ले रहे हैं. अब इतना आसान तो नहीं है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी तो बनानी ही पड़ेगी, एग्जीक्यूशन तो करना ही पड़ेगा. तो कैसे करना है उसको ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट मैंने बताया ना 360 के ऊपर, यानी 450 से 550 के बीच में होना चाहिए. ये देख सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा या इम्पॉसिबल लग रहा होगा, बट इट इज पॉसिबल एंड पीपल आर डूइंग दैट. ओके. चलिए, अब जैसे ही आपको नेक्स्ट आते हैं, पूरा है, आप देख सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो, सब कुछ आपके सामने ऑथेंटिकेटेड डेटा रखा गया है. देन व्हेन कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, वी हैव अ वेरी बेसिक थिंग टू टेल यू कि जैसे ही हम आएंगे, ये आ गए हमारा स्ट्रैटेजी का प्लान. सी, व्हेन आई वाज अपेयरिंग फॉर सीडीएस एंड आई क्लियर्ड माय सीडीएस एग्जामिनेशन,
आपके लिए तो 50 मार्क्स की आती, वहां पे इंग्लिश का एक सेपरेट पेपर होता है जो कि 120 मार्क्स का होता है, और उसकी इंग्लिश 1 लेवल टफ ही होती है इन कंपैरिजन टू एनडीए। तो दिस इज द बेस्ट आई कैन टेल यू एंड दिस इज द बेस्ट यू कैन डू बाय योरसेल्फ, जो आपको आराम से अच्छे खासे क्वेश्चंस फेच कर सकता है, चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप एक वीक स्टूडेंट हो, आप अबव एवरेज हो, आप स्ट्रांग हो, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी, ठीक है, क्योंकि 200 मार्क्स जाने नहीं देने हैं, बिल्कुल नहीं जाने देने हैं। देखिए 3 सेक्शंस में अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं, जो भी हमारे नोटिफिकेशन बोल रहा है, तो उन्होंने ये बोला ना कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, जनरल सी बात है, हमारे पास वेकैबुलरी होनी चाहिए। सेकंड इज ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, मैंने कीवर्ड्स उठाए उसी नोटिफिकेशन के। और थर्ड थिंग हमारी रीडिंग स्किल होनी चाहिए, क्योंकि वर्कमैन एरिया में यूज करने वाली इंग्लिश की बात की गई है। अब ध्यान से देखिए, जब वेकैबुलरी पे आएंगे तो किस क्वेश्चंस पे आप जाएंगे, आपको सिनोनिम आना चाहिए, आपको एंटोनिम आना चाहिए, आपको इडियम एंड फ्रेजेस का यूज आना चाहिए। ये सब मैं वेकैबुलरी में काउंट करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो आपको नहीं पता होते, और आप फालतू में उस इडियम एंड फ्रेजेस, जो कि इजी फेचिंग क्वेश्चन था, आपको अच्छे खासे मार्क्स दे सकता था, वो आप छोड़ के चले आते हो या गलत कर देते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लिस्ट से बाहर होने की उम्मीद ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं ग्रामर पे। ग्रामर में स्पॉटिंग एरर ये फिक्स है, आपने अगर प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखा हो तो स्पॉटिंग एरर देखने को मिले हैं, क्योंकि ग्रामर इसमें अकाउंट होती है। ग्रामर उन्होंने बोला था, और स्पॉटिंग एरर से ही वो जज करते हैं कि आपकी ग्रामर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक। नेक्स्ट इज फिलअप्स। फिलअप्स के भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, और फिलअप्स में भी ग्रामर टेस्ट होती है। जरूरी नहीं है कि आपके लिए बेसिक फिलअप आए, आप 9th-10th का एग्जाम नहीं दे रहे हो, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर एंड यू आर गोइंग टू ज्वाइन एनडीए, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, राइट। तो डिफेंस एकेडमी में इतनी सिंपल इंग्लिश नहीं, यू हैव टू बी अ फुल कॉम्पैक्ट इन ग्रामर सेक्शन। जस्ट बिकॉज आप अच्छा बोलते हो वो मैटर नहीं करता बेटा, मैटर ये करता है कि आपकी ग्रामेटिकली एरर्स तो नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट पे जैसे ही आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्लोज टेस्ट तो मैम हमने देखा नहीं, कभी पूछा नहीं गया, ऐसा कहीं लिखा था क्या कि क्लोज टेस्ट नहीं पूछा जाएगा? उसमें सिंपली लिखा था कि एनीथिंग विच कैन बी यूज टू जज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ चाइल्ड, कि उसे इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। तो क्लोज टेस्ट भी 1-2 बार आया है, तो उसे हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कई लोग कहेंगे कि यही यही आता है, बट ऐसा नहीं है, हम लेके सब चीज को चलेंगे रहेंगे, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न चेंज होते टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो हम रिस्क पे नहीं रह सकते, स्पेशली वो बच्चे जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो अपना 100% देता है, और जिसका लास्ट अटेम्प्ट है वो भी अपनी जान लगा देता है। तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी है और कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ना है। रीडिंग स्किल की बात करते हैं। रीडिंग स्किल में हमारे पास आता है कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपको रीडिंग नहीं आती अच्छे से, तो आप क्या, मैं भी कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाऊंगी अगर मुझे रीडिंग नहीं आती। तो रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और उसके बाद आता है PQRS। PQRS जिसको पैराजम्बल्स बोलते हैं कई लोग, लेकिन मैं PQRS इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हमें उसी तरह से वो पेपर में देखने को मिलता है। जिस बच्चे को नहीं पता है पैराजम्बल्स क्या होते हैं, वो PQRS से एटलीस्ट आइडिया लगा लेगा। अब पॉइंट है, मैम PQRS में भी तो ग्रामर लगती है, ऑब्वियसली, लेकिन आपको पता है क्या, जिसकी रीडिंग स्किल अच्छी होती है ना, उसका ये सेक्शन कभी खराब नहीं होता है, ये सेक्शन वो स्कोर कर लेता है। जिसकी ग्रामर अच्छी होती है वो ये सेक्शन स्कोर कर लेगा, जिसकी वोकैबुलरी अच्छी है वो ये सेक्शन स्कोर कर लेगा। मतलब अगर आप 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड कर दें, तो अगर आपके 2 या 1 या 3 में से तीनों स्ट्रांग है, तो आप आराम से अपनी कॉन्कर कर सकते हैं 200 मार्क्स, जो कि बहुत अच्छा आपका कहीं ना कहीं मेरिट बना देगी, ठीक। अब ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट स्लाइड को, एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, आराम से समझना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं रहना है, एकदम रिलीज होकर अपनी पढ़ाई को जब डिवाइड कर लोगे ना, तो अगर मैं कर सकती हूँ फॉर 120 क्वेश्चन, जब हमारे पास जीएस भी होती है और इंग्लिश भी होती है, तो आप भी कर सकते हो। आपको तो खाली 50 क्वेश्चन करने हैं, और वो भी बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे आप। Now coming to the next slide, आराम से समझो बात को, क्या कहनी चाह रही है स्लाइड। स्लाइड कह रही है कि मैथमेटिक्स में आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, 120, पासिंग कितना होता है, 75। तो अगर मैं बोलूं कि आप 45 से 55 के आसपास क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप इसका कट ऑफ क्लियर कर लोगे आराम से। अगर 40 का एवरेज भी लगाऊं तो 40 × 2 से मिनिमम भी आप लगाएंगे तो 80 उधर बन गया, 0.5 जोड़ के अच्छा खासा आपका बन रहा है। तो 45 to 55 अगर आप कर रहे हो, या मैं, चलिए ठीक है आपकी ज्यादा अच्छी मैथ है, आप 60 to 65 ले लीजिए, ठीक। आपका कट ऑफ क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है इसका, तो आप नंबर बनाएंगे कहां से। मैं मानती हूं कि चलिए आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपके इसमें 300 में से 300 आ गए, यू स्कोर 300 आउट ऑफ 300। लेकिन ये 600 का क्या करोगे,
इसमें से इतनी मेहनत करने पे बाद मैथ्स बच्चे 6-6 घंटे पढ़ते हैं, तब जाके उनके 300 में से 300 नहीं बनते। मैं कह रही हूँ आप इंग्लिश को खाली 1.5 घंटे आवर्स को दीजिए और उसमें देखिए आपके 200 में से 180 से 190 बनते हैं कि नहीं बनते, ठीक है, जो कि 600 का कहीं ना कहीं 1/3 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अब अगर हम इसको 1 सेकंड के लिए हटा दें और छोटा सा व्यू समझने की कोशिश करिएगा, मैंने आपको बोला था 450 से 550 स्कोर करने के लिए, तो आप यहां से कहीं ना कहीं 150 से 170 स्ट्रेच करते हैं तो आपको आराम से 200 मार्क्स के अराउंड या 180 के अराउंड अगर यहां से मिल गया तो बेसिक अगर एडिशन करेंगे 180 इधर और 200 यहां भी स्कोर कर रहे हैं तो आपका 380 तो जनरल बन जा रहा है, यानी सिर्फ इंग्लिश पढ़ के, ठीक है, तो आराम से आप कट ऑफ के बहुत नियर बाय चले जा रहे हो, तो इंग्लिश को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है, सिंपल है कि इसमें ऑब्वियस सी बात है क्वालिफाइंग मार्क्स पूछे गए हैं तो 150 होते हैं। अब 150 है तो मैं तो कह रही हूँ कि इंग्लिश अकेले तैयार कर लिया तो आपका तो अकेले ही निकल गया है ना, 4 इंटू करिए, आप खुद 200 आ रहा था तो 200 ने अकेले आपका कट ऑफ पार करा दिया, ठीक। ये इंपॉर्टेंस है इंग्लिश की इस लेवल पे, उसकी सीरियसनेस को समझो बेटा, पेपर ऐसे ही क्लियर होता है, सिर्फ सोच के या मोटिवेट होके सिर्फ सुनने से नहीं होता है, इसको एक्शंस में करने से होता है, वो भी प्लानिंग के साथ। आपको क्या करना है, आपको क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है। क्रोनोलॉजी किस चीज के रिलेटेड, कि मुझे 2 चीजें करनी है, क्या करना है, स्मार्ट स्टडी भी करनी है, क्या करनी है, स्मार्ट स्टडी भी करनी है और साथ में स्मार्ट रिवीजन भी करना है, ठीक है। दोनों चीजें पॉसिबल होंगी तभी अच्छे से मार्क्स फचअप होंगे हर सब्जेक्ट में, ठीक। मैं अपने स्पेसिफिसिटी के हिसाब से इंग्लिश के लिए आपको बता रही हूं। अब आते हैं क्या क्या पढ़ना है मैम, कैसे पढ़ें, इतना सिलेबस, इतने क्वेश्चन पेपर्स, तो अब लाइन से चल रहे हैं ना, क्लियर कर रहे हैं ना आपकी बात को, ठीक है, तो आराम से सुनो। पहली बात तो इस चीज को अपना फॉर्मूला पढ़ा दो, रिवाइज, प्रैक्टिस, रिवाइज, लर्न, बस यही 4 चीजें आपको फॉलो करती हैं, दैट इज RPRL। रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, लर्न करो। अब क्या रिवाइज करें, क्या प्रैक्टिस करें, क्या रिवाइज करें, क्या लर्न करें, तो देखिए वेकैबुलरी आप जितना हो सके रिवाइज करिए, जितनी बार रिवाइज करेंगे ना उतनी बार आपको अच्छे से वो चीज दिमाग में बैठती जाएगी। एक बार पढ़ने से वेकैबुलरी ना मुझे आई है ना किसी और एस्पिरेंट जिसने क्लियर किया होगा एग्जाम उससे आई होगी ना आपको आएगी। यू हैव टू गो थ्रू इट मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि वो हमारे माइंड को क्या करती है, सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर देती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या करनी है, इसको टेस्ट कहाँ करें कि हमारी वेकैबुलरी तैयार है कि नहीं, इतने सारे तो वर्ड्स हैं, तो कौन कह रहा है कि आप हर चीज करिए। आप मिनिमम से मिनिमम अपने 30 दिन में लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा टाइम एक सब्जेक्ट को नहीं दे सकते, तो आप कॉम्पैक्ट टाइम में सिर्फ इतना करिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही लगा लीजिए। आई एम टेलिंग यू, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप 12th अपियरिंग बच्चे हैं, आप लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन उससे पहले एक बार वेकैबुलरी पढ़ लेना तब, ताकि कॉन्फिडेंस रहे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते वक्त, ठीक। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यार, क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे, तो सिंपल है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इतना इंपॉर्टेंट है जिसको सब उसको क्या करते हैं, दरकिनार करते जा रहे हैं, पर उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट इट यू कैन नॉट क्वालिफाई योर एग्जाम, ठीक। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है किस पे, प्रेपोजिशन। आप 2018 या 2019 का पेपर उठा लीजिए, प्रेपोजिशन से स्पॉटिंग एरर्स भरे थे और बच्चा बार बार सोच रहा था कि एरर है कहाँ पे, तो हमेशा वो आपको ट्रिक करने का हर रास्ता ढूंढेंगे, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा उसके लिए फाइट कर रहा है एक सीट के लिए। प्रेपोजिशन हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। अब इस पे आपको और ज्यादा ध्यान क्या देना है जो कहीं ना कहीं स्पॉटिंग एरर में छुप जाती है, हर वो चीज, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ठीक है, इसको भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, प्रेपोजिशन ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया, मैं एश्योर कर रही हूं स्पॉटिंग एरर में 7 से 8 क्वेश्चन आप सही करोगे, आई कैन एश्योर यू। ये चीजें करने के बाद आप 7 से 8 क्वेश्चन सही करोगे और इसके साथ आर्टिकल भी जोड़ लो। आपको कि मैम ये तो बेसिक है तो आता नहीं, हमें लगता है आता है, हमें आता नहीं होता। जब तक आप प्रैक्टिस करके खुद को प्रूव ना कर सकते तब तक आप मत बोलिए कि आपको आता है, बिकॉज कहीं ना कहीं पानी में उतरेंगे तब पता चलेगा कि गहराई कितनी है ना। चलिए अब इससे बाद देखते हैं, नेक्स्ट चीज थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। अब आता है कि कॉन्सेप्ट्स कैसे पढ़ने हैं।
आपने 10 स्पॉटिंग एरर लगाए, एक स्पॉटिंग एरर में टेंस की गलती निकली, एक स्पॉटिंग एरर में प्रपोजिशन की गलती निकली, एक में आर्टिकल की गलती निकली, एक में डिटरमाइनर की गलती निकली। तो अब मैम मैं क्या उठाऊं कि मेरा स्पॉटिंग एरर कवर हो जाए? तो स्पॉटिंग एरर इतना वाइड है कि आप ऐसे ऐसे रैंडमली सोच के नहीं कर सकते। The more you practice, the more you learn, the more you learn, the more you have concepts। और उतने ही कॉन्सेप्ट्स को आप रोज रोज याद करते जाओगे तो आपके कितने ज्यादा नंबर में कॉन्सेप्ट आ जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि ये सारी चीजें तो हो गई। पहले प्लीज मेरी बात को ध्यान रखना, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है रिवाइज प्रैक्टिस रिवाइज लर्न, ये आपके लिए बहुत ज्यादा रामबाण इलाज है। ठीक है, चाहे 0 से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, चाहे फ्रेशर हो, चाहे किसी भी मोड पे हो आप, ये आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देगा। ठीक, चले अब आते हैं नेक्स्ट पे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिंपली है कि ट्रेंड अभी तक क्या रहा। अब मैं इस बात पे क्यों आई, जनरली आपको सब ट्रेंड के हिसाब से बताता है, बट पॉइंट क्या होता है, हमें ये देखना है कि ट्रेंड तो ठीक है अपनी जगह, बट व्हाट इफ कि अगर पैटर्न चेंज हो गया तो मैं किसको रिस्पॉन्सिबल अकाउंट करूंगी? ऑब्वियसली मेरा एग्जाम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी है ना, ये आपके अंदर से होना चाहिए। तो इन द सेम केस इफ आई एम गिविंग यू द इंग्लिश लेक्चर्स एंड आई एम हियर टू टेल यू अबाउट इंग्लिश, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो नोटिफिकेशन था उसको फॉलो करिए। ट्रेंड अपनी जगह है, कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, प्रिपरेशन अपनी जगह है, प्रैक्टिस अपनी जगह है। ठीक है, ट्रेंड फिलहाल जो रहा है वो उस हिसाब से देखा जाए तो ये हम उसको एक प्रायोरिटी बेसिस पे अरेंज कर सकते हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है। बट क्वेश्चन के पैटर्न पे ये देख सकते हैं कि क्या उनका ट्रेंड रहा है जिसको वो रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, यानी वो कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो स्पॉटिंग एरर अभी तक रिप्लेस नहीं किया गया है, चाहे आप कितने भी साल पहले के क्वेश्चन पेपर्स उठा लीजिए। इसका मतलब स्पॉटिंग एरर तो पूछा ही जाएगा क्योंकि ग्रामर का इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। एंटोनिम और सिनोनिम्स अभी तक रिप्लेस नहीं किया गया है। हाँ, नंबर्स चेंज हुए हैं, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन, तो हर पेपर में नंबर्स चेंज हुए हैं, बट इस एरिया से क्वेश्चन आने बंद हो जाए ऐसा अभी तक देखा नहीं गया है। ठीक, नेक्स्ट इज ईडियम एंड फ्रेजेस। ये भी हमेशा आपसे पूछा जाता है। वो अलग बात है कि आपको हो सकता है सेंटेंस में ईडियम एंड फ्रेज देके मतलब पूछा जाए, हो सकता है सिर्फ ईडियम्स एंड फ्रेज देके मतलब पूछा जाए, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट। मैम ये क्या होता है? वही PQRS जिसका अभी जिक्र हुआ था। अब 2 तरह से PQRS आते हैं। PQRS में भी एक होती है लॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें हमें कई सारी छोटी छोटी स्टेटमेंट दी होती है इस तरह से कई सेंटेंसेस में, और हमें उससे सही अरेंज करना होता है। और एक PQRS क्या होता है जहां पे सिंपल सेंटेंसेस दिए, वर्ड्स दिए होते हैं, अलग अलग टूटे होते हैं, और उसको सही फॉर्म में असेंबल करना होता है। अब यूपीएससी आप पे कितनी दया दिखाता है वो अलग बात है, लेकिन आपको इतना ढीठ बन के तैयारी करनी है कि चाहे कैसा भी पेपर दे दो, मैं कट ऑफ तो निकाल लूंगा, वो भी अच्छे मार्क्स से। ठीक है, या निकाल लूंगी अच्छे से कट ऑफ, चाहे मुझे जितनी भी प्रैक्टिस करनी पड़े। ये 30 डेज का ही प्लान बता रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ ये देखो कि मेनली कंसेप्ट को पकड़ना कैसे है। भागो मत 4 जगह, एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर चीजों को नोटिस करो। ठीक है, अब देखते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, सिर्फ ये बोल के नहीं हो जाता कि हाँ आपको प्रिपेयर करा दिया। ये पूछे गए हैं तो पूछे जा सकते हैं, लेकिन पूछा कुछ भी जा सकता है जो आज तक पूछा गया है। ठीक, चलिए अब ये भी आता है, तो ये भी अगर आता है तो जनरल है, ये बच्चे मैक्सिमम कर लेते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, जनरली पूछा ही जाता है, जनरली पूछा जाता है, मतलब हमेशा जरूरी नहीं पूछा जाए, लेकिन पूछते रहते हैं, 1-2 साल में एक पेपर में पूछ लिया तो 2 पेपर बाद पूछा। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। ये ऑल्टरनेटिवली पूछा गया, लेकिन जब पूछा गया है इसने हमेशा बच्चों के मार्क्स को कम कर दिया है। समझ रहे हैं आप? फिलअप्स में बच्चे गलती कर देते हैं, जबकि उन्हें लगता है कॉन्फिडेंटली कि वो बहुत सही कर रहे हैं, बट फिलअप्स उनको क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, और वो गलत करके आ जाते हैं विद कॉन्फिडेंस, और फिर बाद में मार्क्स उनके खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है? एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स के अंडरलाइन मतलब स्पेसेस रहेंगे और आपको फिल करना है। अब ये क्लोज टेस्ट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि हार्डली अभी तक 1 से 2 बार ही पूछा गया है, पर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा। पॉइंट इज कि अगर हम मैदान में उतर रहे हैं तो तैयारी हमें सारी करनी है। अब चाहे हमसे हमला एयरफोर्स की तरफ से हो जाए दूसरे देश की, या लैंड से हो जाए, हमें तैयार सबके लिए रहना है।
तो आपका क्लोज टेस्ट की प्रोबेबिलिटी कम है, बट प्रैक्टिस उसी प्रियोरिटी पे करना है कि अगर प्रोबेबिलिटी कम है तो हम जैसे सबके 20-20 क्वेश्चन लगाएंगे तो उसके खाली 10 ही लगाएंगे, ठीक। कॉम्प्रिहेंशन की प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि 1 से 2 बार आया है, उससे ज्यादा नहीं आया है। क्योंकि इस साल पैटर्न यूपीएससी चेंज कर रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको भी कुछ नई चीजें दिख सके, लेकिन इसी के अंडर दिखेंगी। आ गई बात समझ में? बहुत बेसिक चीजें थी, तो ये हमने इसीलिए स्पेसिफिक कर दिया है कि ये अभी तक का तो ट्रेंड रहा है, लेकिन ये हमेशा ट्रेंड बना रहेगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम एरिया जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने आपको क्लियर कर दिया विदाउट एनी बाइलिंगुअलिज्म कि एक बार कुछ और बोला और एक बार कुछ और, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बहुत ध्यान से देखना। इंपॉर्टेंट क्या है अब मैम, डेली शेड्यूल बनाए या डेली टारगेट? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसमें हम और आप ट्रिगर होते हैं, राइट। कि इंग्लिश है मैम, और भी तो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स भी तो करनी है, जीएटी के उसके साथ साइंस भी तो कवर करनी है। अब मुझे ये बताइए, सिर्फ एक बेसिक सी बात बताइएगा, साइंस क्या हम 9th-10th में नहीं पढ़ रहे हैं, 11th-12th में नहीं कर रहे हैं? इसमें कितने भी गलत करके आएंगे तो 50 में से 25 to 30 क्वेश्चन तो सही ही होंगे, कितने भी गलत करके आएंगे तो। इतना मैं एवरेज मान के चलती हूँ, अगर आप साइंस स्ट्रीम से भी रहे हैं या नहीं भी रहे हैं तो 9th-10th के क्वेश्चंस आते हैं और आप इजीली कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही साइंस को नजरअंदाज करो, मैं ये कह रही हूँ कि 50 क्वेश्चन साइंस के भी हैं, 50 इंग्लिश के भी हैं। अगर मेरा बच्चा या अगर एस्पिरेंट साइंस के क्वेश्चंस के लिए मेहनत कर सकता है तो क्या वो इंग्लिश के लिए 1.5 आवर्स नहीं दे सकता, और वो भी सीरियसली, जिसमें उसके चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे गेन करने के। अब देखते हैं कि क्वेश्चन को समझना कैसे। तो डेली जो आपकी प्रॉब्लम है कि मैम शेड्यूल क्या बनाए, आप शेड्यूल मत बनाइए, कोई नहीं कह रहा कि आप किसी शेड्यूल से चलिए, मैं नहीं मानती इसमें और ना मैं इस चीज को फॉलो करती हूँ। टाइम शेड्यूल आपको नहीं बनाना है, आपको टारगेट बनाना है। आप अपना टारगेट सेट करिए कि आज का मेरा टारगेट है कि मैं ये टॉपिक खत्म कर दूंगा, और अगर नहीं खत्म करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए आप टारगेट सेट करिए कि आज का मेरा टारगेट है कि मैं ये टॉपिक खत्म कर दूंगा। तो जब आप टारगेट वाइज चलेंगे, ठीक है, टारगेट लेके चलना है और शेड्यूल लेके नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि टारगेट जब सेट होगा तो अपने आप शेड्यूल उस पॉइंट पे अरेंज होने लगता है। भाई हो सकता है मैंने सुबह सोचा कि मैं अपना टारगेट सेट कर रही हूँ, शेड्यूल सेट कर रही हूँ कि मैं सुबह उठ के इंग्लिश पढ़ूंगी। अब सुबह अचानक से मुझे कहीं जाना पड़ गया तो मेरा तो शेड्यूल खराब, तो इंग्लिश तो गई। लेकिन अगर मैंने टारगेट सेट किया है कि नहीं आज मुझे 1-1.5 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, तो अब चाहे मैं शाम को आके पढ़ूं, चाहे मैं सोने से पहले करूं, चाहे मैं सुबह जल्दी जाके करूं, मैं वो टारगेट कंप्लीट करके ही रहूंगी, ठीक। इसीलिए टारगेट्स बनाइए, अगेन आई एम सेइंग शेड्यूल नहीं बनाना है, ठीक। अब आते हैं कि टारगेट सेट कैसे करना है। मैंने बताया ना, जैसे आपने टारगेट सेट कर लिया कि आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन पढ़ूंगी या प्रोनाउन पढ़ूंगा, ठीक। तो आप खाली प्रोनाउन को पढ़िए और उससे रिलेटेड जितने स्पॉटिंग एरर हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, उसको देखिए। पहले आप प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद अपना गोल डिफाइन करिए कि मेरा गोल क्या है, कि मुझे अगर मेरी वीकनेस इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश को मैक्सिमम टाइम दे रहा हूँ, ठीक। तो इंग्लिश को मैक्सिमम टाइम दे रहा हूं और उसमें मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट मैं 40 से 45 स्कोर करूं। ये आपका गोल होना चाहिए कि आप गोल कितना बना के चल रहे हो, कि आपको इतने तो स्कोर करने ही है, ठीक। नेक्स्ट इज नेसेसरी टिप्स को आइडेंटिफाई करो। बार बार आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो और बार बार आपके स्पॉटिंग एरर गलत हो रहे हैं। मैम हर क्वेश्चन सही लगता है, हर क्वेश्चन गलत लगता है, जो गलत लगता है वो गलत नहीं होता, जो सही लगता है वो सही नहीं लगता। तो इसका मतलब यहाँ पे तो आपको एक नेसेसरी स्टेप लेना ही पड़ेगा टू अकॉम्प्लिश द लेवल यू आर विशिंग टू अचीव, राइट। नाउ चूज लर्निंग स्ट्रेटजी, और जैसे ही आप नेसेसरी स्टेप लेंगे उस चीज के लिए आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के आप उसको क्लियर नहीं कर सकते। बी चाणक्य ऑफ योर्स, है ना, अपने खुद के लिए चाणक्य बनो, ठीक। चलिए अब देखते हैं कि वो स्ट्रेटजी है क्या। आई एम गिविंग यू अ बेसिक हिंट एंड बेसिक वे टू अकॉम्प्लिश योर ड्रीम, ठीक है। आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटर, आपको इसको अचीव करना है। अब देखिए सिंपली क्या करना है, एक से एक इधर नहीं, एक चीज इधर नहीं, एग्जैक्टली ऐसे ही करके देखो। ना चेंज आए तो आई कैन एश्योर यू कि आप इस चीज को विश्वास के साथ करके रहोगे और पेपर भी आपका अच्छा जाएगा। आई कैन एश्योर यू ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ क्लियरिंग एग्जामिनेशन मल्टीपल टाइम्स ऑफ सीडीएस। इस चीज को आप एनडीए में फॉलो करोगे तो आपका 100% रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक। पहली बात, प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, इनफैक्ट उसी को सीरियसली लेना है। एक बार मॉक ना दो चलेगा, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर कवर नहीं किए तो नहीं चलेगा, ठीक। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करना है जो कि आपका वन टाइम सोल्यूशन है।
व्हाई आई एम सेइंग वन टाइम? आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो, आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़े, आप कॉन्फिडेंस से उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलोगे। आप लास्ट अटेम्प्ट ही देने जा रहे हो, आपकी इंग्लिश वीक थी, फिर भी आपने प्रीवियस ईयर पढ़े, तो भी आप पिछली बार से बेटर ही करके आओगे। ठीक, तो ये वन टाइम सोल्यूशन है। और एक बार अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ लिया, फॉर एनी रीजंस आप मैथ्स की वजह से क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो अगले अटेम्प्ट में उसी वन टाइम सोल्यूशन की वजह से आपको इंग्लिश पे कम ध्यान देना पड़ेगा, बाकी सब्जेक्ट्स पे आप अच्छा खासा ध्यान देके और अच्छी मेरिट कर सकते हो। ठीक, अब आता है पॉइंट कि आगे क्या करना है। चलिए, सैंपल पेपर्स तो हो गए, फिर प्रैक्टिस 2 क्वेश्चन पेपर्स इन 1 डे ऑफ सेम ईयर। समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैंने बताया भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने डे 1 अपना टारगेट लिया, आप एनडीए 2 2022 और एनडीए 1 2022 का दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब कहेंगे मैम दोनों पेपर कैसे सॉल्व करेंगे? भाई पेपर में तो 85 क्वेश्चन इंग्लिश के है ना, 50-50 क्वेश्चन हैं, यानी टोटल आपको एक दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब मैम पॉसिबल नहीं है भाई, लास्ट के 30 डेज हैं, इससे ज्यादा हल्के में लेके हम एग्जाम को नहीं चल सकते। और 50-50 क्वेश्चंस कैसे करेंगे उसको समझने की कोशिश करिए। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप 2.5 आवर्स बैठते हैं पूरे जीएटी के लिए, पूरे जीएटी के लिए आप 2.5 आवर्स देते हैं। मैं आपसे कह रही हूं खाली आप 1 आवर दीजिए, 1.5 आवर दीजिए इंग्लिश को अभी के लिए रोज। भाई 2.5 में अगर 1.5 आवर्स आप रोज दे रहे हैं तो एग्जाम में आप 90 मिनट्स में अपना इंग्लिश, या 90 से कम मिनट्स में इंग्लिश कंप्लीट करेंगे, आई कैन गारंटी यू। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आपने पहले दिन दोनों के 50-50 क्वेश्चंस किए। अब उसके लिए आप कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आपको आसानी से यूपीएससी के साइट पे प्रीवियस ईयर पीडीएफ मिल जाती है क्वेश्चन पेपर्स की। ठीक है, आप upsc.gov.in पे जाइए। ठीक है, यू कैन गो टू दिस साइट upsc.gov.in और उस पर जाके आप एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और उससे डाउनलोड करके पीडीएफ सॉल्व करिए, सिर्फ इंग्लिश सेक्शन और कुछ नहीं। ठीक, अब आपने इंग्लिश सेक्शन सॉल्व कर लिया, अब क्या करें? अब क्वेश्चन को सिंसियरली करना है, सिर्फ नाम के लिए नहीं। मतलब समझिए, फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लिया, अब उसमें 4 ऑप्शन दिए थे एंटोनिम में, और 4 ऑप्शन में से आपने वर्ड देखा, उसका मीनिंग देखा, काम खत्म। नहीं, आपको इस वर्ड का भी मतलब ढूंढना है, इसका भी मतलब ढूंढना है, इसका भी मतलब ढूंढना है, क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। आई एम सेइंग यू, ऑप्शंस रिपीट होते हैं एंड आई कैन प्रूव यू। ठीक है, तो इस चीज का प्रूफ भी मैं दे सकती हूँ, इस बात को आप बिलीव करिए, और वो आने वाले वीडियोस में आपको दिखाऊंगी। ऑप्शंस भी रिपीट होते हैं तो कॉन्सेप्ट्स भी रिपीट होते हैं, स्पॉटिंग एरर के कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। ठीक, तो इसीलिए हर क्वेश्चन को सिंसियरली टाइम देना है। अब आया रॉन्ग आंसर्स को एनालाइज करो। जैसे ही आप रॉन्ग आंसर्स को एनालाइज करोगे आपको पता चल जाएगा कि भाई ऐसा है, कहीं ना कहीं फिलअप्स में तो मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो अब मुझे काम किस पे करना है? मैं फिलअप्स पे ज्यादा काम करूंगी या ज्यादा काम करूंगा rather than गिविंग द टाइम टू पर्टिकुलर स्पॉटिंग एरर, क्योंकि स्पॉटिंग एरर हो सकता है आपका अच्छा हो, कोई ना कोई सबकी स्ट्रेंथ होती है, ऐसा नहीं होता कोई इंग्लिश में पूरा खराब है। किसी के पैराजंबस अच्छे होते हैं तो विकैब खराब होती है, किसी की विकैब अच्छी होती है तो ग्रामर खराब होती है, किसी की ग्रामर और पैराजंबस अच्छे होते हैं तो विकैब खराब होती है। ठीक, अब देखिए करना क्या है, रॉन्ग आंसर्स पता चले, उन रॉन्ग आंसर्स के पीछे, फॉर एग्जाम्पल उन रॉन्ग आंसर्स के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है और किसी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, और फिर उस रिस्पेक्टिव क्वेश्चन के जैसा अगर कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखना है। आप उस क्वेश्चन को 100% सही करोगे। हमेशा याद रखना, जो क्वेश्चंस आप अभी गलत कर रहे हो वो बाद में पक्का सही होने वाले हैं। ठीक, अलॉट कितना करना है आपको इन सब के लिए टाइम? सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है, इतना लगता नहीं है, आप सिंसियरली कभी बैठ के देखिए। 1.5 आवर्स अगर आप दे रहे हो ना सिर्फ रोज के, तो आप किसी भी समय यानी किसी भी कॉस्ट पे 1.5 आवर्स अगर निकाल रहे हो, कैसे भी करके आप सोच लो आपको निकालने ही है, क्योंकि आपको 200 अपने हाथ से नहीं जाने देना है, वो बहुत सेफ स्कोर है। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब करना कैसे है, बहुत ध्यान से समझो, rather than कि मैं आपको बताऊं कि किस साल में कितने क्वेश्चन पेपर आए नहीं आए, वो जब सॉल्व कर रहे हो तो अपने आप पता चलता जा रहा है। ऑनलाइन इतनी बार सॉल्व कराया गया है, फिर भी आपकी स्ट्रैटेजी के लिए आपको क्लियर कर रही हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, बेसिक सी चीज का ध्यान देना है कि 5 से 10 एंटोनिम हर पर्टिकुलर पेपर में आते ही आते हैं। 2022 में 10 क्वेश्चंस आए हैं एंटोनिम सिनोनिम से, आप पेपर उठा के कभी सॉल्व करिए तो आपको खुद पता चलेगा। और जेन्युइन जो कोड है
इसीलिए मैं इस चीज को लिख के बता दे रही हूँ, क्योंकि 2022 में 10 क्वेश्चंस थे सिनोनिम से भी और एंटोनिम से भी। ठीक है, 10 सिनोनिम्स आए थे और 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स आए थे। तो देख लीजिए कि इसका मतलब सिंपल सा है कि 5 से 10 क्वेश्चंस एंटोनिम और सिनोनिम से आ जाते हैं। इसमें भी 5 to 10 हम अज्यूम करके चल सकते हैं। फिर पैराजंबल से भी 5 से 10 के बीच में क्वेश्चंस आ सकते हैं। हो सकता है 5 आपको नॉर्मल सेंटेंस को अरेंज करना हो और 5 आपको दे दे जिसमें स्पेशली लंबे लंबे सेंटेंसेस हो, उसको अरेंज करना हो। एक चीज और, स्पॉटिंग एरर 10 आते हैं, 10 से ज्यादा आए नहीं है और कॉन्स्टेंटली आते हैं। मतलब स्पॉटिंग एरर आना ही आना है और 10 से ज्यादा नहीं आता है जेन्युइनली। तो यानी 10 स्पॉटिंग एरर्स मिनिमम आपको रोज सॉल्व करने की आदत डालनी है। नेक्स्ट इज फिलअप्स। फिलअप्स कितने आते हैं? 10। ये मैं आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, इसमें से कुछ फॉलो नहीं करा, सिर्फ देख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। फिर 20 मिनट्स आपने एंटोनिम्स को दिया। आप टाइम डिविजन कैसे करोगे, इस बात को ध्यान रखो कि जब तक आप टाइम नहीं मैनेज करना सीख रहे हो ना, आप किसी भी टॉपिक को कवर नहीं कर पाओगे। सब वो बहती गंगा की तरह, थोड़ा इधर हुआ, थोड़ा उधर हुआ, थोड़ा उधर हुआ और सब कुछ खराब कर दिया। ठीक, तो जैसे ही टॉपिक्स पे जाओगे, एंटोनिम्स में 5 से 10 क्वेश्चन हो गए, इसमें 5 से 10 हो गए, इसमें 5 से 10 हो गए, 10 इसीलिए मैंने प्रियोरिटी बेसिस पे लगाए हैं। ठीक, तो 20 मिनट्स तो इसको देने ही देने हैं। हो सकता है आपका 5 क्वेश्चन जल्दी हो जाए, फिर भी उसको 20 मिनट्स दो। एक एक ऑप्शन को अच्छे से याद करो, उसके मीनिंग ढूंढो, समझो। नेक्स्ट, इसके 5 से 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके को भी 20 मिनट्स दो, यानी सिनोनिम को अलग और इसको अलग, कब? जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। नेक्स्ट इज पैराजंबल्स को भी 20 मिनट्स देने हैं, फिर स्पॉटिंग एरर को भी 20 मिनट्स देने हैं और फिलअप्स को भी 10 मिनट्स देने हैं। 10 से ज्यादा फिलअप्स में आपको टाइम नहीं लगेगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है, या तो फ्रेजल वर्ब से पूछ लेता है या प्रपोजिशन से पूछ लेता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उस पर थॉट नहीं देना, 1-2 बार रीड करोगे उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अब आप जोड़ लीजिए 20, अब मैं स्क्रीन क्लिक कर दूं, 20 is 60 मिनट्स and 20 plus 10 is 30 minutes. That is 1.5 hours आपको देने पड़े कि नहीं देने पड़े? उससे ज्यादा टाइम देना ही नहीं है, सिंपल सोच लो पहले से ही। अब पॉइंट है मैम इसको एग्जीक्यूट कैसे करें। सिंपल ये है कि आप अगर 15 डेज मान के चल रहे हो, अगर 15 डेज मान के चल रहे हो और मैं मानूं कि आप डे 1 से बैठ गए, आप डे 1 से बैठ गए और जैसा कि मैंने बताया आपने डे 1 में NDA 1 एंड NDA 2 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। ठीक है, तो आपने 15 दिन में कितने किए? आप 15 दिन में कवर करके देख लीजिएगा, आप 2008 तक पहुंच जाओगे। समझ रहे हो? तो 2008 यानी 2008 का पेपर सॉल्व कर रहे होगे लास्ट, क्योंकि हम रिसेंट टू प्रीवियस चलते हैं। ठीक, अब कोई बच्चा अगर 2022 से लेके 2008 तक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुका है तो क्या होगा कि उसके 1500 क्वेश्चन सॉल्व हो गए पर डे। और जब आपने उस चीज को कवर कर दिया, दैट इज यू ओनली हैव टू कवर इट, सिर्फ 1.5 आवर्स में आपने कवर कर लिया, तो वो आपका बेस इतना स्ट्रांग कर देगा ना, इतना स्ट्रांग कर देगा कि उसके बाद आपको इतना सोचना ही नहीं है। आपके मॉक्स में नंबर बढ़ेंगे, आपका मोराल बूस्टअप होगा, आपको स्ट्रेंथन फील होगा। अब ये तो आ गया कि मैम ये तो आपने बता दिया कि पढ़ना कैसे क्या था, अब करें कैसे। अब ध्यान दीजिए, पहली बात तो ये कि जैसे हम यहां आएंगे, फर्स्ट 15 डेज आपने क्या किया? देखिए 30 डेज थे ना आपके पास, आपने 15 डेज में सिर्फ और सिर्फ क्या किया? 15 डेज में आप 2008 से 2020 तक के कवर हो गए। आप अरेंज करके देख लीजिए 15 डेज में हो जाएंगे अगर पर डे आप पूरे साल के 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, सिर्फ इंग्लिश सेक्शन, पूरा पेपर GAT का नहीं। तो आपने 1500 क्वेश्चंस कवर किए। जब आपने 1500 क्वेश्चंस कवर कर लिए तो वो आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा स्ट्रॉन्ग, अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो गया बेस। अब जब स्टार्टिंग के 15 डेज में बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो लास्ट के 15 डेज में क्या करें भाई? 30 डेज की स्ट्रैटेजी है ना, तो 15 डेज में अब आप बेस नहीं टच करेंगे ना। अब कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम हमारे पास नहीं है, अब हम कॉन्सेप्ट लेके नहीं बैठ सकते। तो जब हम कॉन्सेप्ट नहीं लेके बैठ सकते तो लास्ट 15 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही होगी। प्रेशर नहीं लोगे तभी जब 15 डेज तक उसके प्रीवियस ईयर कवर हो गए, कम से कम मेंटली फ्री हो जाओगे कि प्रीवियस ईयर तो मैंने कर ही लिए हैं, उसमें तो कम से कम दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, अब सबका व्यू क्या होता है? एवरीवन्स व्यू।
क्या होता है, नहीं भाई हम तो ऑनलाइन और ऑफलाइन जहां मॉक टेस्ट मिलेंगे जितने मिलेंगे दे डालेंगे सारे मॉक टेस्ट। बिल्कुल गलत नहीं है, आप अपनी जगह सही हो, बट बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट आई हैड बीन, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, आपको मॉक टेस्ट भी बहुत सोच समझ के देना है, वहीं देना है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। तो मॉक टेस्ट कैसे देना है सुनो, इससे ज्यादा ऑथेंटिक चीज नहीं हो सकती। पॉइंट ये है कि आपको जब मॉक टेस्ट देना है तो आपको सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं इंग्लिश के, वो कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में लेने हैं एज अ मॉक टेस्ट। अब कहो मैम सीडीएस का पेपर तो बहुत लंबा आता है, 120 क्वेश्चंस होते हैं उनके पास। मैं नहीं कह रही आप 120 करिए, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रही हूँ कि उसके 10 क्वेश्चन जो सिनोनिम के हैं, 10 क्वेश्चन जो एंटोनिम के हैं, उसके बाद जो 5 उसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, फिलअप्स आते हैं, वो वाले सेक्शन तो आप सॉल्व कर सकते हो एज अ मॉक टेस्ट। उसमें भी आप कुछ नहीं करना है, आप पर्टिकुलरली यूपीएससी पे साइट पे जाइए, मॉक पेपर्स डाउनलोड करिए और आराम से जाके दीजिए। इतना उधर इधर जाना ही नहीं है, ठीक। उसको सॉल्व जैसे ही आप करोगे आपका कॉन्फिडेंस देखिए कैसे बूस्टअप होता है। आप कहोगे मैम हम सीडीएस के क्यों करें, भाई अगर 200 लाने हैं ना तो थोड़ा सा पेन ले लो, नो पेन नो गेन, ठीक है, बिना पेन के गेन नहीं होता है, किसी को नहीं होता, ठीक। तो आप कहीं कोई बहुत बड़ी विभूति से नहीं बने हैं कि आपका ही सारा भला होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जमीन पे उतरना पड़ेगा। डोंट गो फॉर कंप्लीट मॉक टेस्ट अलोन। अब ये बहुत याद रखना, पूरा मॉक टेस्ट नहीं लगाना है भाई, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के 50 मिनट वो इंग्लिश के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा है, नहीं। गो फॉर मिनी मॉक टेस्ट। मिनी मॉक टेस्ट के लिए आपको जाना है, मतलब आप एक बात बताइए, मैं आपको 10 क्वेश्चंस दूं आप आराम से कर लोगे ना, उसके बाद मैं आपको रेस्ट दे दूं, फिर मैं आपसे कहूं आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करो आप आराम से कर लोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 50 क्वेश्चन बैठ के करो, 60 क्वेश्चन बैठ के करो, आप कहोगे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं थक जाती हूँ, मैं बोल जाती हूँ, या मैं बहुत ज्यादा मुझे और भी काम है। तो आप क्या करो ना, अपने आप को थोड़ा सा साइकोलॉजिकली, ठीक है, साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करना है। साइकोलॉजिकली कैसे इन्फ्लुएंस करना है कि भैया मैं छोटा छोटे अमाउंट्स में करूंगा, सेक्शंस में करूंगा, ठीक। तो यानी आपको पूरा मॉक टेस्ट नहीं करना है, आपको मिनी मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब कैसे लगाने हैं, सिंपल देख लो। देखो आपके पास 1.5 आवर्स था हैंड में, जब आपके पास 1.5 आवर्स है हैंड में, तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट एक तो देना है कहीं से भी, चाहे आप उसको कहीं ऑनलाइन सोर्स से दे रहे हो, ऑफलाइन दे रहे हो, टीडीए के ऐप पे दे रहे हो, कहीं भी दे रहे हो, तो 50 क्वेश्चंस आप 60 मिनट्स में कंप्लीट, मैं गारंटी ले रही हूँ इस चीज की कि कंप्लीट आप कर लोगे। उसके बाद आप 20 मिनट्स उस चीज का एनालिसिस करो कि 50 क्वेश्चंस में कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट इज मिनी मॉक टेस्ट। जैसे ही हम मिनी मॉक टेस्ट पे आएंगे, मिनी मॉक टेस्ट में क्या होता है कि हम सीडीएस के इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था। जो आप मिनी मॉक दो, आपको पता चल गया मैं इसमें वीक कर रहा हूँ, अब मैं इसमें वीक चल रहा हूँ तो मुझे वो क्वेश्चंस कवर करने हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है, 10 मिनट्स का एनालिसिस आपको उन 20 क्वेश्चंस के लिए करना है जो मिनी मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। जस्ट अ क्लास आप देखिए इसको पहले, ठीक। तो मिनी मॉक टेस्ट आपके कवर हो गए। अब ध्यान देते हैं नेक्स्ट चीज पे, इसको अच्छे से समझ गए कि मिनी मॉक टेस्ट सीडीएस के इंग्लिश पेपर से देने हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिनसे आपके क्वेश्चंस आते हैं वो, ठीक। पूरा इंग्लिश का पेपर उनका नहीं सॉल्व करने बैठना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि प्रियोरिटीज क्या होंगी। तो प्रियोरिटीज मैं गारंटी ले रही हूं हर बच्चे को इसमें प्रॉब्लम होती है और मैक्सिमम की यही होगी। सिनोनिम्स आपके गलत हो रहे होंगे, एंटोनिम्स गलत हो रहे हैं, ये सबसे ज्यादा गलत होता है, ठीक। स्पॉटिंग एरर और ज्यादा, मतलब सिनोनिम्स की गलती होती है, फिर एंटोनिम्स, फिर बच्चा स्पॉटिंग एरर में थोड़ी गलती करता है, थोड़े सही होते हैं, फिर फिलअप्स में भी गलती करता है और पैराजम्बल्स में करता है। मतलब प्रियोरिटी ये रहती है कि सिनोनिम्स में गलती ज्यादा हो रही है, फिर एंटोनिम में हो रही है, फिर स्पॉटिंग में हो रही है, फिर फिलअप्स में हो रही है, फिर पैराजम्बल्स में। जब आपकी प्रियोरिटीज ये है कि आपको इस प्रियोरिटी में अपनी चीजों को कंप्लीट करना है, क्योंकि ये वीकनेसेस हैं, तो हम इसको उसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो अब बीत गए आखिरी के 15 दिन के 10 दिन, यानी वो पुरानी स्लाइड जो थी, हमने 10 दिन तक मिनी क्वेश्चंस मॉक भी लगाए और कैसे लगाए, पर्टिकुलरली इंग्लिश के मॉक लगाए सीडीएस के पेपर से भी। अब आया कि अब 5 दिन आखिरी के बचे हैं। जब आखिरी के 5 डेज बचे हैं, अब स्ट्रेस रिलीफ कर दो, जितना हो गया बहुत कर ली तैयारी, अब इतना नहीं सोचना है, ठीक है। जो हाथ में है उस पर ध्यान दो। अब आखिरी के 5 दिन में इतना ऑलरेडी कवर कर चुके हो, सिर्फ और सिर्फ 2 फुल इंग्लिश मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। कुछ नहीं रिवाइज करना, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने, सिर्फ 2 फुल इंग्लिश मॉक टेस्ट। कितने देने हैं, रोज 2 फुल इंग्लिश मॉक टेस्ट देने हैं, 1.5 आवर्स तक, 1.5 घंटे तक। ऑब्वियसली कितने क्वेश्चन हो गए आपके पास 100 क्वेश्चन हो रहे हैं, आप एटलीस्ट
उसके लिए 90 मिनट्स तो निकालोगे ही निकालोगे, ठीक है। तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब उससे आपको देखने को क्या मिलेगा, ये गारंटीड है, यू विल ऑब्वियसली ऑब्जर्व दिस इन योर पर्टिकुलर एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी, दैट आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ गई है, ठीक। आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, और आप उसके साथ साथ धीमे धीमे गियर अप कर रहे हो, और आपके नेगेटिव मार्किंग यानी कि नेगेटिव क्वेश्चंस गलत होने की टेंडेंसी सही हो रही है, मतलब कम गलत कर रहे हो। अगर क्वेश्चन कम गलत कर रहे हो तो मार्क्स अच्छे फेच हो रहे हैं, यानी सही पे कोई भी गलती नहीं जा रही है, मार्क्स नेगेटिव में नहीं जा रहे हैं, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक पेपर को क्लियर करने के लिए, हजारों लाखों बच्चे बैठते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है कि आफ्टर एग्जीक्यूटिंग, ये एश्योरिटी है, आपको मैं चैलेंज कर सकती हूँ इस चीज के लिए, आप इस स्ट्रेटेजी को सिर्फ एग्जीक्यूट करके देखिए, थोड़ी टफ है बट आखिरी के 1 महीने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 200 में 200 अप्रॉक्स आ जाओगे आप, चाहे जितने वीक रहे हो अभी तक, ठीक। एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस जो हमारी रहेगी एस्पिरेंट से इंग्लिश में, वो ये रहेगी कि नॉर्मल एस्पिरेंट अगर कोई है, कोई अगर नॉर्मल एस्पिरेंट है तो वो 35 क्वेश्चंस तो कर लेगा, इसका मतलब वो 140 मार्क्स गेन कर रहा है, ठीक है, वो 140 मार्क्स गेन कर रहा है। और एवरेज एस्पिरेंट है तो वो एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस कर पाएगा पूरे, और वो 160 गेन कर लेगा। मैं पूरा एवरेज बता रही हूँ, गलत सही मिला के, ठीक। और स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट 45 क्वेश्चंस कर लेगा, जिससे 180 वो गेन कर पा रहा है, +5 +3 सब में लेके चलो कि ज्यादा ही करेगा, कम नहीं करेगा इससे, ठीक। तो इसके साथ जैसे ही आपके साथ ये होगा, आप बहुत ज्यादा कैसे फील करोगे, खुश फील करोगे, और जैसे ही बहुत ज्यादा खुशी फील होगी, तुरंत क्या हो जाएगा, आप तैयार हो जाओगे इस बैटल के लिए जो आपको इंग्लिश का लड़ना है। तो बहुत टफ नहीं है, सिर्फ आपने उसको इतना टफ बना रखा है, ठीक। तो यू विल विन द बैटल ऑफ इंग्लिश फॉर एग्जाम्स एंड दैट विल बी द पोस्चर ऑफ योर बॉडी। So be happy, prepare like this and follow this strategy and share करो, जिससे भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको भी शेयर करोगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। With this, finally ending my particular strategy concept, और इसके साथ जय हिंद, जय भारत, all the best for English preparation.